अब आया वो सर्विस सेंटर वाला आदमी आया, बोला वारंटी गारंटी वाला पेपर लाओ, ला के देख लिया। इसके बाद फिर वो बोल्ट चेक करता है, इस वाले प्लेट पर, इस वाले प्लेट पर, इस वाले प्लेट पर, तो किसी प्लेट पर बोल्ट नहीं मिलता है, वोल्टेज डिफरेंस नहीं मिलता। तब वो क्या बोलता है उसकी भाषा में कि प्लेट बैठ गया है। सुना है ये शब्द कि बैटरी का प्लेट बैठ गया। बोला ये प्लेट बैठ गया, बोला तब क्या होगा? तो बोलेगा अब कुछ नहीं होगा। बोला ये वारंटी पेपर है, गारंटी पेपर। बोला अब इसमें गारंटी नहीं लिखा है, इसमें वारंटी लिखा है। गारंटी होता तो बदल देते, तुम्हें दूसरी बैटरी दे देते, और वारंटी है तो बैटरी नहीं बदला जाएगा। अगर इसमें ढक्कन वक्कन टूटा होता तो बदल देते। हाँ, कोई चीज़ ख़राब होगा तो रिपेयर हो जाएगा। बोले तो इसे रिपेयर करो। बोला ये रिपेयर भी नहीं होता, अब इस बैटरी को तोड़ा जाएगा, इसके इलेक्ट्रोड के निकाल के भट्ठी में डाला जाएगा, और फिर वो नया मटेरियल से नया इलेक्ट्रोड बनेगा, नई बैटरी बनेगी। ये बेकार हो गया, अब आपका इतना पैसा ख़त्म, बेकार डूब गया। तो वो क्या बोला कि ये प्लेट बैठ गया है, मतलब कि उस पर इतना डिपोजिशन हो गया कि अब उसे हम साफ़ नहीं कर सकते, उसको अल्टीमेट जलाना ही है, गलाया जाएगा बैटरी, उसके इलेक्ट्रोड को, लेड को गलाया जाएगा। अब वो बोलता है कि प्लेट बैठ गया है, ये शब्द सुना है। अब प्लेट कहीं उठता बैठता है, हैं? प्लेट कैसे उठेगा बैठेगा? वो आदमी है, तो वो भी कम पढ़ा लिखा है, बोलता प्लेट बैठ गया। वे प्लेट, उसको ये बोलना था कि प्लेट पे हाइड्रोजन बबिल बैठ गया, तो हाइड्रोजन बबिल नहीं बोल पाता, तो बोलता प्लेट ही बैठ गया। ये प्लेट बैठने की बात है। अब बात ये आई कि ये पोलराइजेशन क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये नाम हम पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बबिल, डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। अब बच्चों इसको कम करना है, इसको हटाना है, ये तो अच्छा नहीं है ना। तो अब इसे हमें क्या करना है, पोलराइजेशन ना हो, ये घटना ना हो। तो टू मिनिमाइज पोलराइजेशन, टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, तो कभी नहीं घटा सकते, वो होगा इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। ये भी इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन है। तो लिखा है कि टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, हम पोलराइजेशन के इफेक्ट को कम करें। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये इसके ऊपर ही जमता रहता तो वो तो हवा चलता तो भी साफ़ हो जाता है, आदमी भी साफ़ कर सकता था। लेकिन अगर इस पे जम गया तो प्रॉब्लम बैटरी की ख़राब होने का वजह क्या था? ऊपर का डिपॉजिशन की जो नीचे सरफेस पे डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब नीचे सरफेस पे डिपॉजिट क्यों हुआ? क्योंकि नीचे जगह खाली हुआ। खाली क्यों हुआ? क्योंकि पानी का लेवल घट गया। अगर वो पानी का लेवल मेंटेन किए रहता तो क्या डिपॉजिशन होता? इसका मतलब उसका एक ही सलूशन है, उसका वाटर लेवल मेंटेन करना। वाटर लेवल, इसलिए बैटरी में पानी का लेवल हमेशा देखते रहना चाहिए कि पानी प्रॉपर लेवल में है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर उसका बैकअप घटेगा। और मैंने क्या बोला कि वो नॉन रिपेयरेबल है, उसको फिर जलाया ही जाएगा। इसका मतलब वो बैटरी आपकी ख़राब ही हो जाएगी। पैसे ख़राब नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पैसा है तो लोगों को दे देना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए ना, कि पता चला पैसे को रख के जला रहा है। ये जलाना ही तो हुआ, ज्ञान नहीं था, वो ख़राब कर दिया कि नहीं, बैटरी ख़राब हो गई, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो यहाँ पे बच्चों टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन यूज़, क्या यूज़ करोगे? डिपोलराइजर, यूज डिपोलराइजर। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि डिपोलराइजर है क्या, यूज डिपोलराइजर। तो डिपोलराइजर के लिए अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें, जैसे एवररेडी सेल वगैरह है, तो उसमें हम लोग MnO2 डालते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड। कभी सेल को फोड़िए तोड़िए तो उसमें देखोगे वाइट कलर का जेल होता है, वाला सेल जो प्राइमरी सेल है।
तो वो वाइट कलर वाला जेल है, नया है तो वाइट कलर का जेल है, लेकिन जब काफ़ी दिन यूज़ करके फिर उसे फोड़िए तो कालिख निकलता है। अब वो कालिख कहाँ से आ गया? वही जो जेल था वही ब्लैक हो गया। वो ब्लैक कैसे हो गया? यही जो हाइड्रोनियम आयन उसमें भी बन रहा था और उसका MnO2 का जो O2 है वो उसे रिएक्ट करके पानी बना दे रहा था। तब जब तक उसमें था वो इफेक्ट, तब तक वो क्या हुआ, पानी बना के बहा देता था, तो परमानेंट डिपॉजिट नहीं होने पाता था, सेल चलता रहा। और जब वो चीज़ वो ख़त्म हो गया, ये घटना ख़त्म हो गया, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, तब वो क्या हुआ, डिपॉजिट होता गया और इसके बाद वो पूरा क्या किया, रेजिस्टेंस बन गया। क्योंकि जब उसमें से MnO2 में से O2 तो ख़त्म होता गया तो फिर उसका कलर भी बदलता गया, वो पूरा ब्लैक हो गया। तब उसमें अब कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि जो हाइड्रोनियम आयन को रिएक्ट करके पानी बना सके। तब वो क्या किया, परमानेंट उस पर डिपॉजिट हो गया, तब वो बन गया इंसुलेटर। तो बैटरी से फिर करंट आना बंद हो गया, तो बैटरी को हम समझते डिस्चार्ज हो गया, उसको फेंक देते। उसमें हम MnO2 डालते हैं और जो सेकेंडरी सेल होता है, जैसे रिचार्जेबल है, जैसे आप लोग घर में बैटरी यूज़ करते हो, तो उस सेकेंडरी सेल में हम क्या डालते हैं, DM वाटर, डी मिनरल मतलब विदाउट मिनरल, डिस्टिल वाटर और DM वाटर में अंतर होता है। अच्छा वाटर क्या है, उसका नाम क्या है, DM वाटर, डिस्टिल नहीं, डी मिनरल, इसका नाम क्या है, डी मिनरल, माने विदाउट मिनरल है, कोई भी मिनरल नहीं होना चाहिए, कोई भी मिनरल, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डी मिनरल, DM वाटर इसका सही नाम है, सही नाम ये है। डिस्टिल बोलते रहते हैं तो अज्ञानी टाइप के लोग, इसको डी मिनरल बोला जाता है, विदाउट मिनरल, DM वाटर। अब अगर इसमें मिनरल नहीं होगा तब वो क्या करेगा, अगर उसमें मिनरल नहीं है तो वो हाइड्रोनियम आयन को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा। तो जब हाइड्रोनियम आयन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा ये पानी, तो वो इस इलेक्ट्रोड पर वो पहुँचने नहीं पहुँचेगा। और जब बच्चों हाइड्रोनियम आयन इसमें एब्जॉर्ब होता रहेगा तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा ना। उसमें मिनरल आ गया कि नहीं, बताओ। जो डी मिनरल था उसमें हाइड्रोनियम आयन डिजॉल्व होते होते तो अभी भी वो डी मिनरल है कि मिनरल वाला हो गया। और उसमें उसका नेचर क्या है, बेसिक हो गया कि एसिडिक, बेसिक नेचर हो गया, पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर हो गया। अब बेसिक नेचर हो गया तो पानी का लेवल इसमें भरा हुआ है, इसके बावजूद भी बैकअप नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो लोग बोलता है पानी का लेवल तो हम चेक करते हैं, इसमें तो हम हरदम भरे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी बैटरी का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। तो पानी भरे हो तो वो पानी अब क्या हो गया है, वो बेसिक नेचर का हो गया है, उसमें मिनरल भर गया है, हाइड्रोनियम आयन भर चुका है, अब उसमें कैपेसिटी नहीं है, तब फिर वो जाके इस पर क्या करेगा, डिपॉजिट होना शुरू करेगा। कि जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उस पर तो डिपॉजिट होगा ही होगा। तब उसके लिए फिर अब हमें क्या करना चाहिए, तब इसमें 2-4 ड्रॉप एसिड डालते हैं। 2-4 ड्रॉप बोला है, बोतल नहीं 2-4 ड्रॉप इसमें एसिड डालते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसका pH की वैल्यू कितनी है। जब ना तो एसिडिक रह जाए ना तो बेसिक हो जाए तो फिर से वो अच्छा हो गया, फिर से चलेगा बहुत दिन तक। तो इसी को बोलते हैं कि बैटरी का वाटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करो। जब बैटरी ले जाओगे दुकान वाला तो चेक करता है ना, कोई चीज़ मीटर शीटर डाल के, वो वही चेक करता है कि ये बेसिक है क्या। अगर बेसिक नेचर है तो 1-2 ड्रॉप एसिड डाल के ठीक कर लेगा, वही चेक करता है, तो फिर सही हो जाएगा। समझ गए। तो हमारा ये सवाल ये था कि आखिर हम इसको पोलराइजेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करें, तो उसका आंसर क्या है, DM वाटर यूज़ करें। अब बच्चों इसके अंदर रेजिस्टेंस आने का क्या कारण है वो हम लोगों ने थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लिया। आप बताइए समझ में आया कि नहीं, क्या क्या समझा। कि इलेक्ट्रोलाइट में पानी होगा, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रिक फील्ड में पानी का पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन में हाइड्रोनियम आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन डिपोजिशन होगा, और जो डिपोजिशन होगा वो परमानेंट रेजिस्टेंस बनेगा, और डिपोजिशन होगा ही होगा, उसे रोक नहीं सकते, उसे फिर डिपोजिशन का इफेक्ट ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, पानी डालना है। और वो भी कौन सा पानी, DM वाटर। और अगर DM वाटर
में मिनरल बढ़ता जाएगा और अगर उसको न्यूट्रलिटी नहीं कर पाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस अब फिर बढ़ने लगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का यही सब कारण है। अब बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसको निकालने चल रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू अच्छी बैटरी कौन सी है। अब जब दुकान पे जाएंगे, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं मान लो दुकान पे गए, डॉक्टर लोग गए, उनको बैटरी लेना है तो उनको वहाँ पे समझना तो पड़ेगा ना कि अच्छी बैटरी कौन है। अब उस आदमी जो सिखा रहा है, दिखा रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि आपको सही बताए। इंसान सही बताए ये बड़ा मुश्किल है कि कोई सही बताए। हर आदमी बताएगा लेकिन जिसमें उसका फ़ायदा होगा वो बताएगा आपको। अब आपको ऐसे बताएगा कि आपको सही लगे, वो उसके बताने का तरीका है, उसके लिए उसने पढ़ाई किया होता है MBA कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, वो इसके लिए पढ़ा होता है। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको उसको जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है वो बिचवाएगा। एक कंपनी वाला 6,000 रुपये उसको देगा, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन देता है, कमीशन ही बोलते हैं ना, हाँ, मतलब ख़राब चीज़ बिचवाने का पैसा देता है कि ये बिक जाए जो बना है, तो वो तो उसको बिचवाएगा। और जो अच्छा है वो क्यों ऐसा करेगा कि वो तो अच्छा है उसका, वो तो चाहता है कि सब लोग लेंगे। इसीलिए कई बार बहुत अच्छी चीज़ बाज़ार में या लोगों के बीच तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो किसी तरह का कोई रिश्वत वाला काम तो करेगा नहीं, क्योंकि उसने अच्छा बनाया, वो अच्छा है, और वो प्रचार उसका हुआ नहीं, वो चौपट हो गया। और जितने नकली दकली चीज़ है, बेकार है, किसी काम के नहीं, उसका खूब प्रचार होता है और लोग वही ले लेके टहल रहे हैं। इसलिए हर लोग नकली है और नकली चीज़ पाता है, समझ गए। अच्छी चीज़ों का प्रचार नहीं होता, अच्छी चीज़ को ज्ञान से ढूंढा जाता है कि अच्छा है कि नहीं, उसे एनालाइज किया जाता है। विद्वान लोग समझ लेते हैं कि अच्छा यही है, अच्छा वो नहीं है। तो यहाँ पे वही बात है कि आप कैसे जानोगे कि बैटरी अच्छी है। तो ऐसी बैटरी जिसका साइज कम हो, कॉम्पैक्ट बैटरी हो, इलेक्ट्रोड के बीच का गैप बहुत कम हो, मशीन से जो असेंबल किया जाएगा तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कम होगा। पहले इतनी बड़ी बड़ी बैटरी बनती थी, एकदम कबाड़ बैटरी, किसी काम की नहीं। एक पंखा चलेगा तेज चलेगा, दूसरा चलेगा दोनों घट जाएगा, तीसरा चलेगा तीनों बंद हो जाएगा, तीनों बंद हो जाएगा। वो वाली बैटरी पहले चलती थी, अब वो बदल गया है। अब हम कैसी बैटरी चाहते हैं? इलेक्ट्रोड के बीच का गैप क्या होना चाहिए? कम। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस L पे डिपेंड कर गया। तो जैसे L का मान घटता रहेगा वैसे ही रेजिस्टेंस घटता रहेगा। रेजिस्टेंस घटता रहेगा, बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। तो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप क्या होना चाहिए? कम। मतलब इतनी बड़ी बैटरी ठीक होगी, छोटी वाली बैटरी ठीक होगी। बस ये देख लेना कि वोल्ट भी बराबर है, एम्पियर आवर भी बराबर है, सब बराबर है, तो छोटी वाली लेना, बड़ी वाला नहीं लेना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और बच्चों एरिया के इनवर्स होता है। इनवर्स ए क्या है? ए माने प्लेट एरिया। प्लेट एरिया कौन सा? इन इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा एरिया नहीं भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट में है वो प्लेट एरिया। जैसे प्लेट एरिया, बैटरी के प्लेट का एक्चुअल में एरिया मान लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो पानी में है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है ये वाला, या जो पानी में इतना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी बात कर रहा हूँ। जो हम बात कर रहा हूँ जो पानी में है, टोटल एरिया से मतलब नहीं है, जो पानी में है उससे मतलब है। और अगर वह पानी में एरिया 0 हो जाए, पानी में ना डूबा हो, तो ये A0 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं इन्फिनिटी। इसीलिए कहा था जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही ऑफ हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कितनी हो गई थी? इनफाइनाइट हो गई थी। और किस पे डिपेंड करेगा?
हमने बोला था कि अगर इसका एल्कलाइन नेचर है तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालना है, एसिड डालना है। अब एसिड डालना है, इतना ही डालना कि कंसंट्रेशन मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि बोतल बोतल एसिड डाल दो और चौपट हो जाएगा। तब कंसंट्रेशन जो है ना, वो जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना अच्छा बैटरी है। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, सी। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो सी फॉर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है बच्चों। और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब इसके अंदर रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का घटेगा। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, इन केल्विन ये टेम्परेचर। तो अब आपको क्या बने बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, जान गए। आपने जाना कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण क्या है, आपने जाना कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस घटाना है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। घटाना है तो क्या करना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैटरी का रेजिस्टेंस घटेगा। पढ़ाया था ना एक दिन अभी टेम्परेचर इफेक्ट में, हाँ बताया था ना। स्टार्टिंग प्रॉब्लम ठंडी में होती है कि गर्मी में, तो आज आते आते भूल गए। ध्यान रखा करो, पढ़ाई के अलावा और कोई काम है क्या? ब्लास्ट करना है तो कोई चीज़ ब्लास्ट कर दो। बैटरी रखे ब्लास्ट होगा, नकली बैटरी होगी तो ब्लास्ट ही होगा। बैटरी क्यों ब्लास्ट हो जाएगी? बैटरी ब्लास्ट हो जाए तो कोई बैटरी बेचेगा, बैटरी रखेगा घर में? हाँ, बैटरी रखेगा कि बम रखेगा? चलो ठीक है, कुछ नहीं ब्लास्ट होता, आगे बढ़ो। चलो, अब बैटरी ब्लास्ट होने के लिए नहीं बनाई जाती। अब बैटरी ट्रिप बंद हो जाएगी, ब्लास्ट नहीं होगी। क्यों ब्लास्ट होगी? उसके अंदर बम रखा है क्या कि ब्लास्ट हो जाएगी? क्यों होगी ब्लास्ट? अगर बैटरी ओवरलोड होगी बंद हो जाएगी, करंट देना बंद हो जाएगा पूरा सिस्टम ही, ब्लास्ट क्यों होगा? हाँ चलो शांत होकर पढ़ो, मतलब भूल जरूर की बात पूछ के क्लास डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, अब बोलना मत, अब शांति से बैठे रहना। अब बच्चों ये बात समझ में आया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? हाँ, अभी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सेल को अब और आगे बढ़ते हैं। अब चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। सेल नॉट इन यूज, सेल नॉट इन यूज। अब शांत होके देखते रहना। सेल यूज में नहीं है। अपने कंसंट्रेशन को ख़राब मत किया करो, एग्जाम देना है ना, शांत होके पढ़ते रहो, जो समझ आए उसको अपना करते रहो। सेल नॉट इन यूज। अगर सेल यूज में नहीं है तो यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। देखो, ये 2 इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो V है। दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? आयन होता है, पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। अब हमें पहले ये बताओ कि जैसे अगर बैटरी को हम यूज़ में ना लें, बैटरी रखा हुआ है, चार्ज बैटरी, और सुबह मेजर किया उसका वोल्ट तो 12 वोल्ट था, तो शाम को फिर मेजर करें तो 12 वोल्ट होगा कि घट जाएगा? वही होगा, बदलेगा तो नहीं ना। अब यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन किधर चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स से Fe लगेगा।
इसकी वजह से इधर फोर्स Fe लगेगा। अब बताओ पॉजिटिव आयन को किधर जाना है? नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये नेगेटिव आयन किधर जाना है? और ये भी इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो जब जीरो हो गया, जब चार्ज ही नहीं रह गया, तो वोल्टेज डिफरेंस होगा कि ख़त्म हो जाएगा? तो क्या ऐसा होता है? होना चाहिए कि नहीं? लेकिन होता है? होना तो चाहिए ना ये, पर ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बैटरी जैसे ही आप हटाते, अलग करते, वो खटाखट जीरो हो जाता, वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाता। तो फिर ये आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसे कौन रोका? जितनी भी तरह की एनर्जी होती है उन सब की अपनी अपनी फील्ड होती है। एनर्जी जैसी जिस तरह की एनर्जी होगी उसकी अपनी फील्ड होगी। अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बायोलॉजिकल कोई चीज़ का बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा, जैसे उसके सामने कोई बैठेगा ना तो उसके असर उसके दिमाग पे होने लगेगा। बात नहीं करेगा, उसका असर उसके दिमाग पे होने लगेगा। ये फील्ड का असर होता है। सन के सामने आओगे तो सन की लाइट आपके पास आने लगेगी, आपको उसकी इफेक्ट एहसास होने लगेगा। तो जिस तरह जहाँ भी एनर्जी है वहाँ पे फील्ड होता है। मैग्नेटिक एनर्जी है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो यहाँ पर भी तो कोई एनर्जी है ना, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। तो उसकी भी अपनी फील्ड होगी, और वो कौन सी फील्ड होगी? केमिकल फील्ड। और जो केमिकल फील्ड होगी, सेल के अंदर जो एनर्जी है उसकी अपनी फील्ड होगी, उसे हम क्या कहेंगे? कहना चाहिए क्या? केमिकल फील्ड। लेकिन बच्चों हम फिजिक्स के लोग हैं, हमारा एक नियम है कि हम किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वर्ड फिजिक्स में कभी यूज नहीं करते। आप फिजिक्स में कोई वर्ड आप नहीं पाओगे जो किसी सब्जेक्ट का वर्ड हो, कभी नहीं पाओगे। लेकिन हर सब्जेक्ट में फिजिक्स का वर्ड पाओगे। हम किसी का यूज किया हुआ चीज़ कभी यूज नहीं करते। ये फिजिक्स के लोगों की पहचान है। हमारी चीज़ चाहे जो यूज़ कर ले, लेकिन हम किसी का यूज़ किया हुआ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। हम किसी